हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम इजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। पाकिस्तान की हालत बेकारियों से भी हुई बदतर। पूरे पाकिस्तान आ गया रोड पर। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। वाकया वजह तुम्हारी बात तो ठीक है, मुझे ऐसा भी याद है इकोनॉमिक क्राइसिस तो यहाँ चल रहे हैं भाई। ऐसे लोग ऐसा हालत है कि लोग अपने बच्चों को भी बेचने पे मजबूर हो गए। कसम से यकीन मानो। और भाई बच्चा इधर भीख मांग रहा है, वॉच करते हैं भाई। और राहुल मलोडिया का ये वीडियो है जो एक बहुत एक्सप्लेनेशन से वीडियो बनाते हैं, तो वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कहते हैं बुरे कर्मों का फल आखिर भोगना ही पड़ता है। वही वक्त पाकिस्तान का अब आ गया है। इस समय पाकिस्तान की हालत है, खाने की कमी है, बिजली की कमी है, पैसे की कमी है, कर्जा नहीं, कर्जे की कमी नहीं है, कर्जा बहुत सारा है, इतना सारा है कि चुक नहीं रहा, चुकाने को पैसे नहीं है, कोई नया लोन दे नहीं रहा। पुराने पापा अमेरिका थे, वो मुंह मोड़ के बैठे हैं, और जो नए पापा चाइना है वो तो दे नहीं रहे, बल्कि उनकी वजह से तो प्रॉब्लम कई गुना बढ़ गई है। IMF थोड़े से पैसे देने के लिए बहुत सारे नाच नचा रहा है। पहले नाच के दिखाओ फिर पैसे मिलेंगे। खोटे काम तो सरकार और आर्मी ने किए, पर उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आम पाकिस्तानी जनता। दूध 210 रुपए लीटर, पेट्रोल 272, डीजल 280, आटा 150 रुपए किलो, प्याज 180 रुपए किलो, बोनलेस चिकन 1100 रुपए किलो। 8:30 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, मॉल बंद हो जाते हैं, ताकि बिजली की थोड़ी सी बचत हो जाए। और इन सब के बावजूद भी बचत नहीं हो रही है। बड़े बड़े लंबे पावर कट लग रहे हैं और अंधेरे में जिंदगी बितानी पड़ रही है आम पाकिस्तानी। फॉरेक्स रिजर्व 3 बिलियन से नीचे चला गया है। टोटल 16 दिन के इम्पोर्ट के पैसे बचे। कर्जा चुकाने के लिए अब नया कर्जा लेना पड़ेगा और वो कोई दे नहीं रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान कटोरा, भीख का कटोरा हाथ में लिए जगह जगह घूम रहा है, पर कोई उसे भीख दे नहीं रहा है। हम आज भिखारियों की तरह दुनिया में फिर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो क्लासिक एग्जाम्पल है एक इकोनॉमिक और एक फाइनेंशियल फेलियर का। और ये वाली वीडियो आपको हर व्यक्ति को देखनी है, चाहे व्यापारी हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है ये एक पैटर्न ही, एक ट्रेंड है। इसी तरह से बिजनेस बर्बाद होता है, इसी तरह से आदमी बर्बाद होता है और कर्जे में आता है। तो पाकिस्तान की केस स्टडी के माध्यम से समझो कि कैसे पैसे डूबते हैं, कैसे आदमी कर्जे में आता है और क्या करके इससे निकला जा सकता है। तो मैं हूं राहुल मलोदिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मेरा काम है बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़े टॉपिक्स की केस स्टडी करना और आपको आसान भाषा में समझाना, ताकि जो गलतियां सब लोग करते हैं आप उन गलतियों से बचे, एक समृद्ध परिवार, एक समृद्ध समाज, एक समृद्ध देश बनाए। तो भारत माता की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब ये बात आपने सब जगह देख ली, बार बार एक ही बात है, पाकिस्तान में पैसे की कमी है, कर्जा बहुत ज्यादा है, महंगाई हो गई है, जनता परेशान है। देखो ऐसा इससे पहले श्रीलंका में हो गया, जिम्बाब्वे में हो गया, वेनेजुला में हो गया, और आगे भी कई ऐसे देश है जिनके साथ ऐसा होने वाला है। हमको आज ये समझना है कि ऐसा आखिर होता क्यों है और कैसे हमारा देश या हम इससे बच सकते हैं। तो बहुत बेसिक से, बहुत जीरो से चालू करते हैं अपन। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपना सर्वाइवल करना है तो उसके लिए भैया कैसे न कैसे करके पैसे कमाने पड़ेंगे। फिर उस पैसे में से खर्चा करना पड़ेगा, खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर थोड़े से पैसे बचेंगे तो उस पैसे को आगे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, अमीर बनेगा। या फिर अगर उसने खर्चे ज्यादा कर दिए और पैसे कम पड़ गए तो उसको कर्जा लेना पड़ेगा। ज्यादा कमाओ, कम खर्चो, मजे करो, या कम कमाओ, ज्यादा खर्चो तो निमट जाओ। तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि भैया जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके बाद से लेके आज तक भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए कोई खास काम नहीं किया। उसने ऐसा नहीं था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो, एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो, उद्योग धंधे बढ़ाने पे ध्यान दिया हो, ऐसा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। पहले थोड़ा बहुत टूरिज्म भी होता था, तो वो तो अभी जब से धमाके होने लगे लोग बागों ने वहां जाना और बंद कर दिया। बल्कि क्रिकेट खेलने के लिए कोई टीम जाती है तो घबराई जाती है कि जाएंगे न जाए। तो अब आपका सवाल कि राहुल जी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं? हाँ, तो बेसिक छोटा मोटा दाल रोटी तो सब करते ही है, तो GDP थोड़ी बहुत बनी जाती है, लेकिन मेजर कोई काम सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं था। तो बोले फिर सर जी क्या करते थे, पैसे कैसे आते थे? इनके पास पैसे आने के हमेशा 2 सोर्स रहे, या तो इनको बाहर से सहायता मिली है, फॉरेन एड, या इनको बाहर से कर्जे मिले हैं, लोन। बस कर्जे और सहायता ये दोनों ही इनकी इकोनॉमी का मुख्य हिस्सा है, और इसी के लिए इनकी गवर्नमेंट हमेशा प्रयासरत रहती है। तो लेसन नंबर 1 किसी भी व्यापार के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने स्किल पे भरोसा रखो। किसी की देनदारी पे डिपेंड रहोगे, निमट जाओगे। कैसे निमटा पाकिस्तान, देखते हैं।
तो सबसे ज्यादा इसको आर्थिक सहायता देने वाले और सबसे ज्यादा कर्जा देने वाला पहले व्यक्ति इनके पुराने पापा यूएस अमेरिका ने सहायता दी है। तो मान के चलो अमेरिका ऐसा व्यक्ति है बिना मतलब के कभी कुछ नहीं करता, तो अगर उसने सहायता दी है तो उसका मतलब है। तो मतलब क्या था भाई साहब, आपको ये पता है सबको कि भाई रशिया और अमेरिका के बीच में हमेशा लड़ाई रही है, तलवारें खींची रहती है, एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एशिया की तरफ अगर देखेंगे तो भैया जो भारत था, भारत का झुकाव रशिया की तरफ था। तो अमेरिका ने कहा अपना कोई आदमी नहीं है इधर तो कौन होगा, तो पाकिस्तान ने कहा भाई हम है तुम्हारे आदमी, हमें तो सहायता दे दो, हम कर लेंगे। और फिर अमेरिका क्या करता है, डायरेक्ट लड़ाई लड़ने पड़ेगी रशिया से तो पंगे हो जाएंगे, इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि हम तुम्हें देंगे खूब मस्त वाली सहायता, तुम क्या करना यहाँ पे जो अफगान है ना इनको ट्रेन करो, अपने जगह प्रोवाइड कराओ, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, हथियार प्रोवाइड कराओ और हम तुम्हें फंडिंग देते रहेंगे। तो इस प्रकार अमेरिका ने पाकिस्तान को ट्रेनिंग का अड्डा बनाया और उस ट्रेनिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे आए और पाकिस्तान की सरकार के जो उस समय बड़े अफसर थे, सेना के अफसर थे, उन्होंने पैसे पे खूब भ्रष्टाचार किया और उस पैसे का, उस आतंकवादी का यूज उन्होंने कश्मीर में आतंक फैलाने में भी किया। लेकिन जब वो सोवियत वाली वॉर खत्म हो गई तो फिर भाई साहब यूएस ने पैसे देने बंद कर दिए। तो भाई साहब इन्होंने कहा आर्थिक सहायता गई फिर गई। लेकिन वो 9/11 हुआ तो दोबारा अलकायदा भी वहीं अफगान में बैठा था, तो दोबारा सहायता चालू की। बकायदा लैरी कुगर बिल पास किया जिसमें हर साल पाकिस्तान को 1.5 बिलियन यानी आज की रेट में 12,000 करोड़ रुपए सालाना की सहायता प्रोवाइड कराई गई अमेरिका की तरफ से। तो काफी हद तक अलकायदा वाला मैटर भी निमट गया, इधर अफगान से सेना भी वापस चली गई, अब अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पैसा था अभी हमारे भाई साहब जो थे ट्रम्प, उन्होंने जाते जाते ये वाली फंडिंग भी बंद कर दी। थोड़ी बहुत जो बाइडेन साहब ने वापस चालू की है पर इनसफिशिएंट है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जब तक यूएस था खूब पैसा आया, खूब चंदा आया, खूब मदद आई, खूब लोन आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। फिर ये पुराने पापा चले गए तो इन्होंने नए पापा पकड़ लिए, चाइना। अब चाइना के बारे में तो आप बच्चा जानता है कि भैया इनकी डेट ट्रैप पॉलिसी है, ये कर्जा देके आदमी को फंसा लेते हैं और धीरे धीरे करके चीजें उनकी ले लेते हैं। तो पाकिस्तान को फंसाने के लिए जो उन्होंने दाव फेंका उसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन्होंने पाकिस्तान को कहा देखो तुम्हारे बस की तो है नहीं, तुमसे तो विकास हो नहीं रहे, तुमसे तो रोड, टनल, पावर प्लांट ये बनेंगे नहीं, हम दोनों मिलके बनाते हैं, उससे हमारा भी फायदा होगा, तुम्हारा फायदा होगा। तो CPEC के लिए चाइना ने कहा भैया हम खर्चा करेंगे, हम पैसा करेंगे, बाद में इससे कमाई हो जाएगी। चाइना ने अब तक 30 बिलियन से भी ज्यादा का लोन पाकिस्तान को दे दिया है और वहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में तो जाता ही जाता है, आने का सिस्टम ही नहीं है। अब चाइना को एक समय के बाद लगने लग गया कि बोले भाई साहब ऐसा है, गड़बड़ है, यहाँ तो पैसा जा रहा है, वापस आने की संभावना बहुत न्यूनतम है। तो जैसे ही इनको पता पड़ा, प्लस पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार आ गई थी उनका भी लगा ये चाइनीज आज नहीं तो कल हमें धोखा देंगे। इमरान खान ने भी कई बार चाइना के अगेंस्ट बयान दिए और कई जगह काम भी रुकवाया। अब रुकवा दिया तो इन्होंने क्या किया, चाइना ने कहा हम जाते जाते तुम्हें दुख तो देके जाएंगे। तो उस समय 20 से ज्यादा पावर प्लांट चल रहे थे जिनमें 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी। वो प्लांट का टोटल जो इनको बिल बन रहा था वो 1.5 बिलियन के आसपास का बिल बन गया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा भैया पैसे वैसे है नहीं, तो चाइना ने प्लांट बंद करके चले गए। तो जो पहले पाकिस्तान में कभी कभी आउटेज होते थे, बिजली जाती थी, वो अब रेगुलर फंक्शन हो गया है। स्थापित कैपेसिटी थी पाकिस्तान की वो कम थी, अब चाइना ने एकदम से कैपेसिटी बढ़ा दी है, निश्चिंत हो गई कि है पावर प्लांट को टेंशन नहीं है। अब चाइना बंद करके चला गया, अब एग्जिस्टिंग पे एकदम से प्रेशर आ गया, इसलिए बार बार आउटेज हो रहे हैं और ये 8:30 बजे मॉल वॉल सब बंद करने पड़ रहे हैं। और इसी के चक्कर में औद्योगिक गतिविधि भी डाउन है, तो 4% GDP तो इसी चक्कर में टूटी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चाइना इनको फायदा देने के बजाय ज्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है, जैसे बॉस किसी ने व्यक्ति से लोन लिया और 15 साल के लिए लोन लिया, 15 साल में वो चुका नहीं पा रहा, तो वो हाथ जोड़ता है कि भाई साहब कोई 15 को 25 कर दो, थोड़ी किस्तें आसान कर दो तो हमारा काम हो जाए। यही रिक्वेस्ट इन्होंने चाइना से की, चाइना मान ही नहीं रहा। चाइना कहता है नहीं, जो शेड्यूल है उसी पे देंगे, हम तो नहीं मानेंगे। और सेम चीज श्रीलंका के साथ भी है। श्रीलंका ने भी कहा भैया हमें मौका दे दो, हम तो बैंकरप्ट हो गए। चाइना वहां भी आगे नहीं आ रहा। इनफैक्ट 35-40 बहुत ज्यादा जो गरीब कंट्रीज है उनके पास टोटल 35 बिलियन का ऐसा कर्ज है जो कि चुकना है और वो टाइम मांग रहे हैं। और बाकी जितने भी देशों ने लोन दिया, जितनी भी संस्थाओं ने दिया, वो सब तैयार है। अकेला चाइना बैठा है कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा। पहले अमेरिका भरोसे थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, फिर चाइना भरोसे थे, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। IMF के पास 13 बार पैसे मांग चुके हैं, एक बार भी पैसा लौटाया नहीं, अब की बार तो 14वीं बार मांगने गए। तो कुल मिला के पाकिस्तान में टूरिज्म ज्यादा है नहीं, इंडस्ट्री ज्यादा है नहीं, प्रोडक्शन ज्यादा है नहीं, इनके भरोसे काम चल रहा था, अभी सब बंद हो गए। इसलिए भाई साहब इनकम का सोर्स ही बंद हो गया, तो इनको डर लग रहा है कि अब क्या करें। तो आप सोच रहे होंगे सर जी चलो अब बंद कर दिया तो कर दिया, पहले इतना पैसा दिया वो कहाँ गया, वो तो बचा होगा, वो तो इकोनॉमी में लगा होगा। नहीं भाई साहब, नेता खा गए,
आर्मी खा गई। आप समझो पाकिस्तान में गेम कैसे चलता है। 47 में वो आज़ाद हुए थे, पहला जो उनको पीएम मिला वो मिला 1970 में। 23 साल वहाँ पे आर्मी का ही राज रहा, और राज रहा तो आर्मी को आदत लग गई राज करने की, भैया असली गेम तो यही है। तो जहाँ पे जब पहला पीएम बना तो उन्होंने कहा भाई अब सिंपल सा रूल है, पीएम हमारी बात मानेगा तो रहेगा और नहीं मानेगा तो हम तो हटा देंगे। तो 1970 से लेके 2023 53 साल के इतिहास में 29 पीएम रह चुके हैं, पर किसी भी पीएम ने 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। अभी इमरान खान जी पीएम बने, उनको जनरल बाजवा का सपोर्ट था तो बन गए। अब बाजवा ने कहा मेरे बाद एक आसिफ मुनीर करके है, इनको बना देते हैं सेना का अध्यक्ष। इमरान खान बोले नहीं आ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहे, दूसरा बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया यही बनेगा नहीं, हम चाहे अध्यक्ष हमारे हिसाब से बनेगा, पीएम समझ नहीं आ रहा, पीएम को हटा दो। कुछ समय बाद आपको पता है किस तरह की हलचल हुई, इमरान खान हटे और शाहबाज शरीफ आए, और शाहबाज शरीफ ने आके वही किया जिसके लिए आर्मी कह रही थी, वही मुनीर को वापस सेनाध्यक्ष बनाया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर कौन है? आर्मी। वहां पे रियल एस्टेट का जो काम है आर्मी ही करती है। चलो पाकिस्तान में जो ब्रेड मिलती है वो आर्मी की बेकरी बनती है। आर्मी वहाँ पे सीमेंट भी बेचती है, आर्मी कपड़े भी बेचती है, आर्मी रियल एस्टेट बेचती है। वहाँ जितने भी प्रकार के धंधे हैं, जितने प्रकार के बिजनेस है, सब में आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। ये सारा काम करते हैं फाउंडेशन के जरिए। जैसे 3 सेना होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने 3 फाउंडेशन बना रखी है। इनके नाम से तरह तरह के धंधे होते हैं और इन तीनों को टैक्स फ्री का स्टेटस और दिलवा रखा है। तो पाकिस्तान रियल एस्टेट डेवलपर है। लैंड कैसे मिलती है? फ्री में। और बेच के पैसा किसके पास? आर्मी के पास। आर्मी की जो टोटल नेटवर्थ है वो है 1 लाख करोड़। इनके जो टॉप 100 अफसर है, इनकी नेटवर्थ है 35,000 करोड़। जनरल बाजवा जी 2016 में इनकी वाइफ के खाते में थे 0 रुपए। जब ये 2022 में रिटायर हुए तो 6 साल में इनकी पत्नी की कमाई हो गई 220 करोड़ रुपए। कहां से आए? जनरल बाजवा का पूरा परिवार मिला के इनकी नेटवर्थ है 1270 करोड़ रुपए। ये सबकी फैमिली बाहर पढ़ते हैं और बस पाकिस्तान को लूटने के अलावा कोई काम है नहीं। तो कुल मिला के भैया वैसे तो कुछ कमाया नहीं, इधर से जो दान में आया, इधर में आया, वो आर्मी और कर गए। अब उसके चक्कर में क्या है, देश का जो फंड है वो कम पड़ गया। अब देश का जो फॉरेक्स है, जिससे वो चीजें इंपोर्ट करते हैं, बाहर की चीजें मंगाते हैं, वहां पे तो पैसा है ही नहीं, वो तो ठन गोपाल। अब कर्जा इतना सारा हो गया कि भी जितना टोटल बजट आता है, टोटल बजट में 30 से 40% तो सिर्फ कर्जा चुकाने में निकल जाता है, बचते हैं 60 रुपए। अब 60 रुपए से देश नहीं चलता तो फिर कर्जा लेना पड़ता है, तो उसके बाद फिर ब्याज बढ़ जाता है। अब ऐसा करते करते क्या हुआ, इनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू टूटती है। जैसे भारत में भी आप समझ रहे हो, भारतीय रुपया डॉलर के अगेंस्ट 82-83 रुपए का चल रहा है, पाकिस्तानी रुपया चल रहा है 231 रुपए का। तो पाकिस्तानी रुपए की एकदम वैल्यू टैंक हो गई है। तो उसके चक्कर में क्या है, इनके इंपोर्ट वैसे ही महंगे हो गए। प्लस ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उसके बाद से पेट्रोल वैसे भी महंगा है, खाने पीने की चीजें वैसे भी महंगी है। तो इनके पास तो पहले ही पैसा कम था, वो पैसे से चीजें महंगी हो गई और इनकी करेंसी लो हो गई। तो भाई साहब अब इनको इंपोर्ट करने में बहुत जोर आ रहा है। तो बीच में आपने सुना था इनके नेता बयान देते हैं कि भैया सुनो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें। 2 चाय क्यों? एक कप वापस ले जाओ, एक कप वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार 2 दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे। चाय की प्याली कम पिया करो, क्योंकि चाय इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। अब क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो गया, फूड महंगा हो गया, आपका पेट्रोल महंगा हो गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है, खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। तो पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो है 38% के आसपास चल रहा है। मूडीज कह रहा है कि इनका जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो पहले हाफ में 33% के आसपास जाएगा। इधर भारत में 7-8% होता है, तो महंगाई को लेकर हम बिलबिला जाते हैं, 33 की बातें हो रही है भाई साहब। तो इनका फॉरेक्स जो इतना नीचे आ गया कि 16-17 दिन के ज्यादा कुछ खरीद सकते नहीं है। तो खाने पीने की चीजें नहीं है, तो वहां पे भगदड़ मच रही है, मारामारी हो रही है, चीजें महंगी हो रही है। दूसरा, दवाइयां ही नहीं है, जो दवाइयां इंपोर्ट होती है वो दवाई नहीं है, तो पेशेंट परेशान हो रहे हैं। तो हाय तौबा मची हुई है पूरी जनता में। अब जब इनको कोई देश नहीं दे रहा, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको दे सकती है, उसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली देखो वो महाजन है जो कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, जब बहुत बुरी हालत होती है तो उसके पास जाते हैं, पर वो आसानी से नहीं देता, वो अपनी बहुत सारी शर्तें रखता है। शर्तें मानोगे तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। भारत के पास भी एक बार स्थिति 91 में स्थिति आई थी, हमारे पास भी पैसे कम पड़ गए थे, तो हमें भी दुनिया भर की शर्तें थोपी थी, तब जाके हमको फंड मिला था। तो अब की बार पाकिस्तान पे नई शर्तें क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान को पहली शर्त दे रहे हैं कि तुमने आर्मी को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, तुम्हारे बजट का 15% अकेले आर्मी ले जाती है, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, आर्मी का फंड काटो तब देंगे पैसा। दूसरा कह रहे हैं कि यार तुम्हारी जनता से टैक्स ही नहीं
लेते, तुम्हारे पास इनकम का कोई सोर्स तो है नहीं, तुम्हारे पास अब तो एक इनकम के सोर्स बढ़ाओ, जनता पे टैक्स भाई लगाओ हमारे तो तब अभी कदम उठाने में भी देंगे। टाइम तीसरा कह रहे हैं तुमने बिना बात की सब्सिडियां क्यों बांट रखी है, सब्सिडियां कम करो। जनता की हालत पहले ही खराब है, चीजें तो मिल ही नहीं रही है, जो मिल रही है भयंकर महंगी मिल रही है, उसके बाद अगर इन पे टैक्स भी लगा दिया जाए, इनकी सब्सिडी भी काट दी जाए, तो फिर इनका क्या हाल होगा, फिर जनता रोड पे आ जाएगी, फिर कलेश होगा। और अगर ये शर्तें नहीं मानेंगे तो आईएमएफ पैसे वैसे ही नहीं दे रहा, तो कलेश तो वैसे भी होना है। तो पाकिस्तान अब की बार दोनों तरह से मरा हुआ है। फिर भी आईएमएफ को खुश करने के लिए भी मिनी बजट इन्होंने पास किया, जिसमें एडिशनल 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स पाकिस्तान की जनता पे लगाने की बात हो रही है। ऊपर से जो इनकी शुगरी ड्रिंक है, सीमेंट है, 2-4 चीजों पे जीएसटी इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन इन चीजों से भी आईएमएफ खुश नहीं है, आईएमएफ कह रहा है थोड़ा और बढ़ाओ। तो कंडीशन मानी तो गए, नहीं मानी तो गए। अब तो मैं एक बात मानता हूँ कि मान लो सर कंडीशन नहीं मानना है और आईएमएफ को दया आ गई कि यार चल यार अभी कैसे मानेंगे, कंडीशन दे ही डालो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो भी दोगे तो भी आर्मी खा जाएगी, फिर नेता खा जाएंगे, जनता के पास तो पहुंचेगा ही नहीं भाई साहब। तो अभी पाकिस्तान पे खतरा मंडरा रहा है कि भैया ये जो इसके लोन है कर्जे चुकाने पे डिफॉल्ट कर देगा। तो अब ये सवाल है कि अगर डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा। नंबर 1 सबसे पहली बात भैया रेपुटेशन चली जाएगी। खैर उसकी पाकिस्तान को टेंशन नहीं है, वो कितनी जाए, वो पहले की गई है। दूसरा है कि फ्यूचर लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि देश डिफॉल्ट हो गया तो भाई साहब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, संपत्तियां पूरी बिक जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। लोन मिलेगा पर बहुत डबल रेट पे मिलेगा, ट्रिपल रेट पे मिलेगा, इनको अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो अब होगा वो बहुत महंगे महंगे लोन की रेट पे होगा। श्रीलंका बर्बाद हुआ लेकिन पीछे से उसको इतने देशों ने सपोर्ट किया, भारत ने सपोर्ट किया, एक बार संभाल लिया। ग्रीस बर्बाद हुआ था, उसको एक बार पूरे यूरोप ने मिलकर संभाल लिया। ये बर्बाद होगा, इसको कोई संभालने वाला भी नहीं है आसपास। अमेरिका और चाइना जो संभाल सकते थे वो दोनों तो पल्ला झाड़ चुके हैं। भारत अब की बार बिल्कुल संभालने वाला नहीं है और देश की कैपेसिटी नहीं है। तो उसका क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, वो हम देखते रहेंगे। और इस टॉपिक पे मुझे लगेगा तो एक वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन आपने इस पूरे मुद्दे से क्या सीखा, आपका अगर कोई भी व्यापार हो, पहले भैया अपनी स्किल बढ़ाने पे ध्यान दो, अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दो। कई बार हो सकता है तुक्के से तुम्हारे पास कहीं से इनकम चालू हो गई, या कहीं एक ऐसी जगह बैठे हो जहाँ काम ज्यादा नहीं कर रहे फिर भी भाई साहब सैलरी आ रही है, या बिजनेस में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ आपका बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, मान लो इनकम का सोर्स खत्म हो गया, वो जॉब चली गई, फिर क्या करोगे। तो हमेशा एक तो अपनी इनकम, अपनी स्किल बढ़ाते रहो, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, समय के अनुसार बदलते रहो, अपनी इनकम को बढ़ाओ। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। ये हाल है हमारे पाकिस्तान में, जिसमें प्याज 160 180 रुपए किलो, दूध 210 रुपए किलो। भाई साहब बिजली हमारे यहाँ है कोई नहीं भाई, कहाँ जाए हम लोग। तो अब चीनी जो है 200 रुपए किलो हो गई है इधर, चीनी 200 रुपए किलो, चाय की पत्ती 2500 रुपए किलो, तभी तो बोर है पत्ती चाय कम भी हो। आप ये हाल है हमारे इस देश के अंदर। और गरीबों को आईएमएफ कह रहा है और ठोको और टैक्स ठोको। यार कसम से भाई साहब इतना टैक्स ठोका हुआ है ना, यकीन मानो हम जैसे लोगों की चीखें निकल गई हैं कि भाई ये हुआ क्या है। यार बाजार में जो रेडी रोजाना लगाता है उससे भी 200 रुपए 250 300 रोज लेते वही हैं। ना, इमरान खान का टाइम तो सुकून था, इनका टाइम है, इन्होंने तो मार के रख दी है हमारी। वो याद कर्जे पे कर्जा, उन तो कर्जा भी कोई नहीं दे रहा बेकारियों को। असल मतलब ये यही तो बात है। अब क्या होगा भाई, बस सिर्फ 15 दिन का राशन हमारे पास बच गया, देखना फिर किधर जाएंगे। 15 दिन बाद अगर हमें कोई पैसा नहीं देता तो 15 दिन बाद हम नहीं रहेंगे। और भाई फॉरेक्स रिजर्व कितना है हमारा 3 बिलियन डॉलर। आप अंदाजा ला जिसमें मुल्क चल रहा है हमारा, वो भी मांगे तांगे के। इंडिया की ये 2 दिन की कमाई है। बिल्कुल इंडिया के ये 2 दिन का प्रॉफिट है जो इंडिया साइड में रखता हो। यार शर्म हमें आनी चाहिए भाई साहब। हम लोग कहां पर आज खड़े हो गए, हमें तो बर्बाद कर दिया यार। बिल्कुल, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, खाने को यार रोटी आटा इतना महंगा, 150 रुपए किलो खाना इतना महंगा, दालें इतनी महंगी, चावल इतना महंगा। भाई किधर जाए यार चने होते हैं क्या नहीं, चने, वो चने भी 600 रुपए किलो हैं। चने सफेद चने जो घोड़े पहले खाते थे, और वो आज हम पाकिस्तानी इंसानों के लिए, हम तो वो तो चलो घोड़े के थे, हम तो गधे हैं। हम तो गधों के लिए 600 कौन खाएगा। मां बता ना, चावल है 450 500 रुपए किलो, कौन खाएगा। बिल्कुल है।
आटा 150 रुपए को कौन कौन खाए? खाए? तभी तो गरीब यहाँ पे सब्जियां देखे, और- प्याज 200 और- रुपए किलो पहुंचा और हुआ है। हमारी गवर्नमेंट को IMF अभी कह रही है हैं? और जरा सा टैक्स ठोको। हाँ। ये जब और टैक्स ठोकेगा तो भाई फिर वही बात है, जो चने हैं वो तो 1000 रुपए किलो मिलेंगे। यार जनाब। वजाहत पहले गरीब जनता थी, चलो बोलती थी दाल साग खा के गुजारा करेंगे, अब सब्जियां भी इतनी महंगी कि वो भी नहीं खरीद सकते, सही का दालें तक नहीं खरीद सकते। यार, ये इतनी जुल्म मचा हुआ है इतनी यार। फटीचर हालत हमारी बनाई हुई है भाई साहब। अब देखो ना भाई, अब क्या बंदा बात करे यकीन यार कर, भाई। मैं देखो खबर देख रहा हूं। हमारे मुल्क में जो भी पैसा आता रहा, ये लोग खा के ढिकार मारते गए हैं। हाँ। अपने इन्होंने औलादों को अपने सबको टैट कर लिया। हम 25 करोड़ जनता रोड पे आज पिछवाड़े घसीट रही है कि भाई साहब कुछ हो जाए और भाई हमारा कुछ बन जाए। हमारी जनता का हाल भी यही होना चाहिए। हमने इन्होंने कश्मीर के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये याद करने के लिए निकले कि हम कश्मीर ये लेंगे। देखो ना, फिर जो इसने गंदी सोच रखी आज उसके साथ गंदा हाल हो गया ये। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है यहाँ के जो इतने गंदे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं? इधर ही वीडियो तुम करते तो हो।